हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है बफर कंडीशन फॉर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझे बच्चों कि आपको एक ऐसा मिक्सचर दिया हो जो कि एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, तो इस मिक्सचर में कब एसिडिक बफर कंडीशन होगी उसको आप कैसे डिटरमाइन करें, इसी को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखो कि बफर कंडीशन फॉर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मींस यहां पर कौन सा बफर बनेगा, एसिडिक बफर, इसकी बात की गई हो बच्चों। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि फॉर एसिडिक बफर जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, एक एसिडिक बफर। फिर से सुने, अगर आपको वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का एक मिक्सचर दिया गया हो और आपसे पूछ लिया गया हो कि इसमें कब एसिडिक बफर बन जाएगा या ये मिक्सचर कब एसिडिक बफर की तरह वर्क करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वीक एसिड है उसका जो एक्टिव मास है या हम इसकी कहें कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसिडिक बफर है बच्चों, एसिडिक बफर, ओके, ये है क्या, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो जब ये इक्विवेलेंट या हम ये कहें कि ये जो एक्टिव मास है वीक एसिड का वो स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होगा, तो बेस कंप्लीट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर भी उसमें वीक एसिड तो बच जाएगा ना। मतलब ये जो कंडीशन है कि इन दिस कंडीशन, ध्यान रखें, इन दिस कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस is completely neutralized and weak acid, okay, remains left after neutralization। समझ गए ना? तो ऐसी कंडीशन में आपका एसिडिक बफर बनेगा। सपोज ये है एक वीक एसिड, ये क्या है बच्चों, वीक एसिड, और ये क्या लिया आपने उसका, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, सॉल्ट। अब मैंने कहा ये 3 मोलर है, ये 3 मोलर है, ये 3 मोलर है, ये 2 मोलर है, ये 2 मोलर है, ये 3 मोलर है। अब आप बताएं कि किस कंडीशन में बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो देखो बच्चों, अगर हम इस कंडीशन में देखें तो 3m तो ये बन जाएगा 3m, बट ये क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन बाद में 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये जो कंडीशन है ना पहली वाली, इस कंडीशन में दोनों का क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये ठीक है, नॉट एक्ट्स एज या एक्ट एज एसिडिक बफर। ओके, ये कंडीशन बफर की नहीं होगी। अब यहां आ जाए दूसरी कंडीशन में, देखो आप कि इसके 3 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं। मैं अभी यहां से इसको हटा देता हूं। अब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस, तो ये तो बचेगा 1 मोल, ये हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 मोल। तो आप देख रहे हैं कि उसमें जो एसिड है Ha, वो तो हो जाएगा 1m, और जो NaA है, सॉल्ट है, वो कितना हो जाएगा, 2m। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक बफर। कौन सा, एसिडिक। तो यहां पर एसिडिक बफर की कंडीशन बन जाएगी। तो यहां देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका एक्टिव मास ज्यादा है एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का कम है। अब मैंने आपसे थर्ड कंडीशन बताई, पूछी कि ये 2 मोलर कर दिया जाए और ये 3 मोलर, तो यहां क्या होगा, तो ये नॉट एक्ट एज बफर। क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, उसमें ये तो कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब हम ये कहें कि जो Ha है ये तो 0 होगा,
NaOH जो है बच्चों वो कितना रह जाएगा 1 मोल। सॉल्ट जो है वो कितना होगा हमारे पास, ये जो है ये हो जाएगा 2 मोल। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन बफर नहीं होगा। तो यहां तक समझ गए ना कि एसिडिक बफर की कंडीशन जब आपको एक मिक्सचर दिया हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हम आते हैं ऐसे मिक्सचर का पीएच कैसे कैलकुलेट करें। ओके, एक कंडीशन अब हम और देखते हैं या एक कैलकुलेशन देखते हैं कि इस कंडीशन में आपको पीएच कैलकुलेट करना है। ओके, कि पीएच ऑफ such mixture when it acts as acidic buffer। जब इस तरह का मिक्सचर आपको दिया हो और फिर उसका पीएच आपसे पूछ लिया गया हो तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो बच्चों, पीएच अगर आप जानते हैं कि एसिडिक बफर है तो pH इक्वल टू क्या होता है pKa प्लस लॉग यहाँ पर सॉल्ट अपॉन क्या होता है बच्चों एसिड। मींस pKa प्लस लॉग NaA जो सॉल्ट था अपॉन Ha। ये दोनों के एक्टिव मास रहने चाहिए सॉल्यूशन में। ये pK तो आपको एसिड का, जहां pKa तो आप जानते हैं कि माइनस लॉग Ka क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। बस फिर आप देखो, अब मैं इसका एक रिलेशन बताता हूं। यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि हमें इस बफर का, एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी जरूरत होगी, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन। अब आप देखो, आपको एक Ha प्लस यहां है NaOH, आपने रिएक्शन लिखी NaA प्लस H2O। ओके, मैंने इसके मोल दे दिए A, ये है B, ये है 0। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखें कि ये यहाँ पर क्या है एक लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, यहाँ पर फिर से समझ लें Ha इक्विवेलेंट ज्यादा है NaOH फॉर एसिडिक बफर, ये तो ध्यान रखना है आपको। तो बस अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये तो हो जाएगा A माइनस बी, ये हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों B। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग एजेंट है तो इसके जितने मोल्स उतने इसके। बस अब आपको क्या करना है कि pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग यहाँ हो जाएगा B अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा A माइनस B। बस अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर A या B जो है ये है मोल्स, या हम इसी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या हम इसी को कह सकते हैं एक्टिव मास। ध्यान रखें कि आपको किसी भी यूनिट में दे रखे हो A और B की ग्राम में अमाउंट दे दी गई हो आपको इनकी, तो इसको मोल में चेंज कर लेना है। मोलरिटी और वॉल्यूम में दे रखे हैं तो भी मोल्स में चेंज कर लेना है। मतलब आपको A और B मोल्स में लेना है, मोल्स। अब चाहे वो W अपॉन M से कैलकुलेट करें आप, या N, ठीक है, M इंटू V अपॉन 1000, इससे किसी से भी कैलकुलेट कर लें। फिर इसके बाद अगर कोई वॉल्यूम दे रखा है तो सबको डिवाइड कर दें, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इसके अपॉन में भी आएगा, इसके अपॉन में वैसे भी कट जाएगा। तो आप तो डायरेक्ट यहाँ मोल और यहाँ मोल रख दो, कैलकुलेट कर लो। ओके, तो समझ गए ना कि इसके मोल्स A है, इसके B है, तो आप Ha के मोल जो है ध्यान से देखें कि जो Ha है एक्टिव मास वो क्या जाएगा A माइनस B, और जो NaA है वो बच्चों कितना हो गया B। बस मैंने वही यहाँ पे रख दिया कि आप इसमें से B माइनस कर दें और इसके B ले लें। बस अब देखो एक क्वेश्चन को आपको करके बताता हूँ आप यहाँ पर। ओके, तो इस तरह का मिक्सचर हो एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया CH3COOH प्लस NaOH। ओके, तो यहाँ आ गया CH3COONA प्लस H2। यहाँ पर मैंने दे दिया इसके 3 मोल्स, ये है 1 मोल, ये 0 है, तो आपने लिखा ये मोल है इसके, ठीक है। तो 3 माइनस 1 तो ये 0, तो ये कितना हो गया 1। तो यहाँ पर CH3COOH आपके पास कितना बचा 2 मोल, CH3COONA है, ये कितना हो गया बच्चों 1 मोल। यहाँ तक बात समझ गए। pKa तो मैं यहाँ पर ये दे दूं Ka इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर
पीके कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8 लॉग 1.8 इक्वल टू 0.24। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 0.24 मीन्स 4.76। बस, तो अब आप pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग CH3COONE अपॉन CH3COOH। तो यहां पर देखो आप, ये तो हो जाएगा 4.76 प्लस लॉग, यहां कितना हो जाएगा बच्चों 1 और अपॉन में कितना होगा 2, तो 4.76 और आगे बढ़ जाए तो pH इक्वल टू 4.76 माइनस लॉग 2 अपॉन 1 या 4.76 माइनस 0.3010, यही इसका क्या हो जाएगा pH। तो बात समझ गए ना, इसके मोल्स 3 थे, इसका मोल 1 था। बस आप इसमें से माइनस करना है, ये A था ये B था, तो A माइनस B ये B के बराबर था। बस आ गया आपका सॉल्यूशन। तो यहां तक बात समझ गए, हो गया आप अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं।